इस वीडियो में मैं जिस हथियार के बारे में आपको बताने वाला हूँ वो किसी को दिखाई नहीं देती और ना ही किसी पेड़, किसी बिल्डिंग या किसी और चीज को नुकसान पहुंचाती है। पर अगर एक बार किसी इंसान पर इसने अटैक कर दिया तो देखते ही देखते न सिर्फ उस इंसान का बल्कि ये वेपन पूरी मानव जाति का ही सफाया कर सकती है। और फिर इस हथियार को रोकना नामुमकिन सा होता है। नहीं, ये कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं है और ना ही मैं ज़ॉम्बी वायरस की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बायोलॉजिकल वेपन्स की, जो अगर चाह ले तो बिना किसी को दिखे हुए करोड़ों लोगों को चपेट में लेकर बहुत बीमार बना सकती है। और ऐसा इसने पहले भी किया है। और अगर आपका इसका शिकार होने के बाद सही वक्त पर ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो फिर इससे क्या हो सकता है वो आप सोच भी नहीं सकते। आज हम ऐसे बायोलॉजिकल वेपन्स के बारे में जानेंगे जिनके सामने बड़े बड़े बॉम्ब्स भी मजाक है, क्योंकि बिना ज्यादा शोर किए तड़पा कर या पेनलेस डेथ देने में भी ये बायो वेपन्स एक्सपर्ट होते हैं। तो चलो जानते हैं कि कौन से है वो 5 सबसे खतरनाक बायोलॉजिकल वेपन यानी कि जैविक हथियार जो करोड़ों लोगों की जान लेने की क्षमता रखते हैं। क्यों हमें इनके बारे में जानना बेहद जरूरी है। अगर ये बायोलॉजिकल वेपन्स रेडी हैं तो क्या इनका इस्तेमाल रशिया वर्ल्ड वॉर 3 में कर सकती है, और आखिर क्या फ्यूचर में हमें किसी 2 देशों के बीच बायो वॉरफेयर होता हुआ देख सकता है। तो थोड़ा इंतजार करो, इन सब सवालों का जवाब देगा ये मनबुद्धि बालक। अब वो 5 सबसे लीथल बायोलॉजिकल वेपन्स कौन से हैं, उसे जानने से पहले बायोलॉजिकल वेपन्स किसे कहते हैं ये जानते हैं। तो बायोलॉजिकल वेपन्स या बायो वेपन्स या फिर जैविक हथियार वैसे बायोलॉजिकल एजेंट्स यानी कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, पैरासाइट्स और कुछ न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं जिनका इस्तेमाल हथियार के रूप में एक बड़ी पॉपुलेशन का सफाया करने के लिए किया जाता है। मतलब कि सीधा समझो कि कोविड-19 भी एक बायो वेपन हो सकता है, जैसा कई कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट कहते हैं, क्योंकि कोविड-19 ने भी कई लोगों की जान ली है और ये एक वायरस था जो वुहान लैब से एस्केप किया था। तो वी डोंट नो, ये कोई बायो वेपन भी हो सकता है। खैर, इस कॉन्स्पिरेसी को करते हैं साइड और फोकस करते हैं उन बायो वेपन्स पर जिसने करोड़ों जिंदगियां खत्म कर दी, और ये भी जानते हैं कि वो कैसे काम करती है और अगर आप पर इस्तेमाल किया गया तो क्या हो सकता है। और साथ ही हम ये भी समझेंगे क्या रशिया ज़ॉम्बी वायरस की जगह इनका इस्तेमाल इस वर्ल्ड वॉर 3 में कर सकती है। तो हैजमेट सूट और गैस मास्क पहन लो, क्योंकि हम इस डेडली एंड लीथल बायो वेपन्स के इन्फॉर्मेशन में डाइव इन करने वाले हैं। नंबर 5, वेरियोला मेजर AKA स्मॉल पॉक्स। अगर कभी भी हॉरिफाइंग बायो वेपन्स का जिक्र होगा, यानी कि ऐसे बायोलॉजिकल एजेंट्स का जो अपने पेशेंट्स का हाल अपीयरेंस वाइज बहुत ही बुरा कर देते हैं, तो उसमें वेरियोला मेजर वायरस का जिक्र डेफिनेटली होता ही है। इससे जूझ रहे पेशेंट की हालत इतनी ज्यादा सीवियर होती है कि मैं उसे दिखाने से पहले इंस्टाग्राम पर पोल कर लिया था कि कहीं आपको ऐसे डिस्टर्बिंग इमेजेस को देखने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं, एंड मेजोरिटी को ऐसे डिस्टर्बिंग इमेजेस देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। खैर, इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो मन करे तो कनेक्ट हो जाना मुझसे। तो सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग वेरियोला मेजर एक ऑलमोस्ट परफेक्ट बायो वेपन है और उसके कई रीजन है, जैसे ये लोगों के बीच बड़ी आसानी से फैल सकता है, इसको ठीक करने का कोई स्पेशल ट्रीटमेंट भी नहीं है, और इसके साथ साथ जो भी इससे इन्फेक्टेड होता है उनका मोर्टेलिटी रेट बहुत ही ज्यादा हाई होता है। मतलब एक बार अगर इसने किसी को जकड़ लिया तो उसका काम खत्म। वैसे देखो, एक वक्त था जब इसे सेफ रहने के लिए लोग वैक्सीनेशन लेते थे, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट आज तक नहीं बना है। पर अब किसी देश में इसका वैक्सीनेशन भी नहीं लिया जाता, क्योंकि सबको लगता है कि स्मॉल पॉक्स कम्प्लीटली गायब हो चुका है। लेकिन देखो, जैसा मैंने कहा कि ऐसा सबको लगता है कि ये विलुप्त हो गया है, पर असलियत कुछ और है। देखो, रिसर्च करते हुए मेरी नजर लाइफ साइंस, जो कि एक ट्रस्टेड वेबसाइट है, उसकी इस आर्टिकल पर गई, और साथ ही एक और आर्टिकल को मैंने पढ़ा, और इन दोनों जगह क्लियरली मेंशन है कि इसके सैंपल्स पूरी दुनिया में अभी सिर्फ 2 देशों के पास ही है, एक तो रशिया और दूसरा यूनाइटेड स्टेट्स। ऐसा माना जाता है कि इसका इस्तेमाल नेटिव अमेरिकन के अगेंस्ट में और अमेरिकन रिवॉल्यूशनरी वॉर में बायो वेपन की तरह किया गया था, विच इज काइंड ऑफ टेरिफाइंग। तो अब जब रशिया ऐसे बायो वेपन्स को ऑलरेडी यूज कर सकता है, देन व्हाई नॉट ज़ॉम्बी वायरस। और आप ही बताओ कि जब ऐसा पहले भी हो चुका है तो वर्ल्ड वॉर 3 में रशिया ज़ॉम्बी वायरस नहीं तो भी इस वायरस का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकता है? हाँ, डेफिनेटली कर सकता है, और अगर रशिया ने ऐसा किया तो फिर यूनाइटेड स्टेट्स भी इस बायो अफेयर में कूद जाएगा। वैसे ये मेरा पर्सपेक्टिव और आपका डिफरेंट भी हो सकता है। खैर, स्मॉल पॉक्स से जो भी इन्फेक्टेड होता है उसकी मांसपेशियों में दर्द, तेज बुखार और उल्टी होने लगती है, और इसके साथ ही पेशेंट्स के पूरी बॉडी में रेड बम्स हो जाते हैं जो सिर्फ देखने मात्र से ही गूज बम्स देते हैं। खैर, ये रेड बम्स विक्टिम के बॉडी पर बढ़ने लगते थे और फैलने लगते थे, और खुजली भी आगे 4 हफ्तों तक बढ़ने लगती थी, एंड वो भी तब जब अगर विक्टिम 4 हफ्तों तक जिंदा रह जाए, क्योंकि ज्यादातर केसेस में पहले ही वो ऊपर चले जाते थे। वैसे नंबर 3 में मैं जिस बारे में बताने वाला हूँ वो इससे और भी ज्यादा भयंकर है, लेकिन उससे पहले नंबर 4 को जानते हैं, जो कि है बुनिया वायरस। आई नो आपको इनके बारे में तो कुछ नहीं पता होगा, पर हैंटा वायरस का नाम तो आपको याद होगा ही, क्योंकि जब कोरोना वायरस फैलना शुरू हुआ था तो हैंटा वायरस भी ट्रेंड में आ गया था और कई जगहों पर फैलना शुरू कर दिया था। हालांकि ये कोरोना वायरस की तरह तो नहीं फैला और बिना ज्यादा जान लिए गायब हो गया, पर हम जानते हैं कि ये वायरस चूहों और मक्खियों से ही फैलता है और ये ज्यादातर अनहाइजीनिक एरिया में ही स्प्रेड होता है। वैसे कोरियन वॉर के वक्त में ये अच्छे से फैला था, जब इसने 3000 अमेरिकन एंड कोरियन सोल्जर को इन्फेक्ट किया था,
लेकिन इसका बायोवेपन के रूप में डायरेक्ट यूसेज कभी हुआ है या नहीं, इसका कोई आइडिया नहीं लगा है। पर किसे पता, इस पर आज भी छुपते छिपाते कई टेस्ट किए जा रहे हो और रिसर्च अभी भी चल रही हो। खैर, अब जानते हैं नंबर 3 के बारे में, जो है इबोला वायरस। सब सहारन अफ्रीका से आने वाला इबोला वायरस काफी ज्यादा खतरनाक है और इन्फेक्शियस भी। इसे 1976 में कॉन्गो से ढूंढा गया था और ये जानवरों से इंसानों में आता है। इबोला के बारे में आपने मेरे ही मुंह से इस चैनल पर कई बार सुना होगा, क्योंकि सिम्पसन्स में मैंने इसका जिक्र किया है। ये वायरस कितना ज्यादा डेडली है, इसका अंदाजा आप इसके फैटिलिटी रेट से ही लगा सकते हो, जो कि 90% है, विच इज इनसेन। इस वायरस का फिलहाल कोई भी क्योर नहीं है, और अगर ये आपको हुआ तो भगवान को याद कर लेना, क्योंकि आपको दवा के साथ साथ दुआ की भी जरूरत पड़ने वाली है। तो इसके एक्सट्रीमली हाई फैटिलिटी रेट के कारण ये इंसानों पर एक बहुत बड़ा खतरा है। वैसे एलिजिडली ऐसा रिपोर्टेड है कि 1986 से 1990 के बीच सोवियत यूनियन ने इस बायोवेपन को प्रोड्यूस किया था, लेकिन इसका इस्तेमाल किए जाने का सबूत किसी को भी नहीं मिला है। खैर, नंबर 1 पर मैं जिसकी बात करूंगा उसने हिस्ट्री में इतनी ज्यादा जाने ली है कि उतनी कई देशों की पॉपुलेशन मिला करके भी नहीं हो। लेकिन नंबर 1 को जानने से पहले इस वीडियो को लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि वी नेवर नो कब किसी कैटास्ट्रॉफी से दुनिया का अंत हो जाए। सो क्योंकि हम सभी किसी एपोकलिप्स के आने पर सर्वाइव करें, इसलिए तैयारी करनी जरूरी है। सो चैनल सब्सक्राइब कर दो। वैसे अब जब आपने स्किप कर दिया है तो नंबर 2 को ही जान लेते हैं, जो कि है एफ्लाटॉक्सिन्स। ये ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं जो नेचुरल उगने वाले फंगाई से होते हैं। ये ज्यादातर मक्के और मूंगफलियों पर उगते हैं, और इस पर डिटेल में मैंने आपको एक बहुत पुरानी वीडियो, जिसे आपने डेफिनेटली नहीं देखी होगी, उस पर बताया हूँ। खैर, लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका डाल दूंगा, मन करे तो बाद में देख लेना। तो एफ्लाटॉक्सिन काफी ज्यादा हमारे लाइफ स्टॉक को नुकसान करते हैं, क्योंकि ये 25% तक क्रॉप सप्लाई को खत्म कर देते हैं। जो फंगाई इन एफ्लाटॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करते हैं उन्हें एस्परजिलस फ्लेवस और एस्परजिलस पैरासिटिकस कहा जाता है। ये मॉइस्ट और गर्म जगहों पर भरपूर मात्रा में मिलते हैं और ओवर द पीरियड ये सभी ऑर्गन में कैंसर तक बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इससे लंबे वक्त तक एक्सपोजर में रहे तो बर्थ डिफेक्ट्स और इम्यून सिस्टम डिफिशियंसी होना भी कोई बड़ी बात नहीं है, और इन सब कारणों से ये दहशत फैलाने वालों का पसंदीदा हथियार है। और एक देश ने तो इसे डिप्लॉय भी किया था। अब वो कौन सा देश है ये जान लेते हैं। तो 1995 में यूनाइटेड नेशंस स्पेशल कमीशन ने इराक के एफ्लाटॉक्सिन और अदर इम्यूनिटीज को, यानी कि लड़ाई की सामग्री को, प्रोडक्शन और डिप्लॉयमेंट को स्पेसिफाइड किया था, जिसे गल्फ वॉर के बाद खत्म भी कर दिया गया। खैर, इसके छोटे क्वांटिटी में ज्यादा पावर नहीं होती और लीथल इंपैक्ट करने के लिए दहशतगर्दों को इसे लार्ज क्वांटिटी में डिस्पोज करने की जरूरत होती है। अब आखिरकार नंबर 1 पर मैं जिस बायोवेपन की बात कर रहा हूँ वो है यर्सीनिया पेस्टिस। ये एक ऐसा बैक्टीरियम है जिससे अभी तक का सबसे टेरिफाइंग और आइकॉनिक इन्फेक्शियस डिजीज होता है, जिसे दी प्लेग कहते हैं। इसके 2 मेजर टाइप्स हैं। एक तो ब्यूबोनिक, जिसने यूरोप में 14th सेंचुरी में आधे से ज्यादा लोगों की जान ली थी, और दूसरा न्यूमोनिक। खैर, ये 1 दिन से लेकर 1 हफ्ते तक में अपना असर दिखाना शुरू कर देता है, और उसके बाद इसकी वजह से शरीर में फोड़े होने लग जाते हैं, और ज्यादा सीवियर होने पर ये लंग तक फैल जाता है, और अगर वक्त पे इसका इलाज नहीं हुआ तो इससे काफी खतरनाक न्यूमोनिक प्लेग होगा, और उसे भी केवल तभी ठीक किया जा सकता है अगर इस बीमारी को 24 घंटे के अंदर पता लगा लिया जाए, नहीं तो फिर मरना निश्चित है। वैसे इस बायोवेपन ने जो भी पास्ट में किया है वो आगे आने वाले कई हजार सालों तक भी नहीं भुलाया जाएगा, क्योंकि इसने इतिहास में वैसे तो कई बार त्रासदियों को पैदा किया, पर जिसमें सबसे बड़ी वाली तबाही यानी कि प्लेग 14th सेंचुरी में यूरोप में आई थी, जिसे ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है। इस बायोवेपन से 20 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई थी, और कई सालों तक इसका खौफ चलता रहा। अब 20 करोड़ कितनी बड़ी जनसंख्या है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा लो कि अगर पूरी दिल्ली, पंजाब और महाराष्ट्र को भी आपस में मिला दें तो जो पॉपुलेशन होगी उससे भी ये कहीं ज्यादा है। और बता दूं कि 14th सेंचुरी में पॉपुलेशन आज के कंपैरेटिवली काफी कम थी, तो हम साफ साफ कह सकते हैं कि जो अभी मैंने आपको कंपैरिजन बताया वो भी इससे कहीं ज्यादा कम है, जो कि और भी बड़ी बात है। इसलिए जब मैंने ये सुना तो मैं तो बिल्कुल अंदर से हिल गया था। खैर, इन सब के बावजूद प्लेग को पहले के समय में इंटेंशनली भी फैलाया जाता था, और जापानीज आर्मी ने प्लेग से इन्फेक्टेड कीट पतंगों को चाइना के हेवीली पॉपुलेटेड एरिया में वर्ल्ड वॉर 2 में फैलाया था, जिससे कई जानें गई थी। वैसे देखो, वीडियो मत हटाओ, क्योंकि इंपॉर्टेंट है कुछ बातें जो अभी मुझे आपसे करनी है। तो वीडियो थोड़ी लंबी होने के कारण मैंने और भी खतरनाक बायोवेपन्स को इसमें मेंशन नहीं किया है, क्योंकि आई डोंट नो आपका इस वीडियो पर कैसा रिस्पॉन्स आने वाला है। तो हो सके तो यार अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो को फैलाओ, जो बोलते हैं कि कोई गवर्नमेंट किसी वायरस को क्यों ही फैलाएगी, या ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमने देखा है कि इतिहास में जब कई देशों की गवर्नमेंट ऐसा काम कर सकती है तो रशिया किसी बायोवेपन को क्यों नहीं फैला सकती। एंड जैसा हमने 5th नंबर पर देखा, कुछ बायोवेपन्स तो अभी भी रशिया के पास ही है, तो ज़ॉम्बी वायरस भी सीक्रेटली रशिया के पास होना टोटली पॉसिबल है। वैसे एक बात मैं उन सबसे कहना चाहूंगा जो कहते हैं कि ऐसा वायरस नहीं हो सकते। देखो, हम लोगों ने इतिहास के पन्ने में काफी कुछ देख रखा है, और मैं आपको अवेयर करने की भी लगातार कोशिश करता रहता हूँ, जिसे मानना या ना मानना आपके ऊपर है, क्योंकि हम इंसान एक ही गलती को जब तक हजारों बार नहीं करते ना, उस पर विश्वास नहीं करते। बाकी मैं भी होप करूंगा कि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स जैसा कुछ फ्यूचर में ना हो तो ही बेहतर है।
वैसे चाहते हो कि इसका सेकंड पार्ट आए तो वीडियो को लाइक करो, टारगेट रखते हैं 4000 लाइक्स का। और अगर आपको ज़ॉम्बी एपोकलिप्स होने पर खुद से वेपन्स बनाने हैं तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख लेना।